हाय स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखी थी। एक उसमें प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी आधी रह गई थी, तो मैं उसको फिर से आपको समझा देती हूँ पूरा शुरू से, स्टार्टिंग से, ताकि दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज पढ़ेंगे। उसमें से एक है फ्लेम कलरेशन, जो लास्ट क्लास में मैंने शुरू किया था पर वो ख़त्म नहीं हो पाई थी, और दूसरी है डेंसिटी। तो इन दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। ओके, तो फ्लेम कलरेशन से हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेम कलरेशन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कि वो फ्लेम पर जाने के बाद, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर जाने के बाद या उनको फ्लेम में रखने के बाद, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखने के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक कलर्स जो हैं वो इम्पार्ट करते हैं फ्लेम को। यानी क्या होगा कि अगर आप इन एलिमेंट्स को या इनके सॉल्ट्स को, मेनली क्लोराइड्स को, अगर आप बंसन बर्नर की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे डालेंगे या रखेंगे तो ये फ्लेम को अपना कलरेशन देंगे, और उससे कई बार आपको समझ में आ जाता है कि जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो बहुत सारी जगह हम इस फ्लेम टेस्ट को क्वालिटेटिव एनालिसिस में, यानी कौन सा एलिमेंट उस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों फ्लेम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को, ये हम देखते हैं। अब अगर मैं एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स की बात करूँ तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है एल्कली मेटल्स, वो कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, francium. And francium, I told you, is the radioactive element, so we will not include it in this. Okay, तो हम इसको यहाँ include नहीं करते हैं। तो अब इनमें से कौन से एलिमेंट कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को, ये जानते हैं, और क्यों देते हैं ये भी देखते हैं। अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो जो ये पर्टिकुलर कलर दे रहा है फ्लेम को, ये होता है क्रिम्सन रेड, sodium gives a yellow flame, potassium violet, और we can say lilac, कई बुक्स में इसको lilac, LILAC कलर भी मेंशन किया हुआ है। रुबीडियम is red violet, cesium is blue in color. So these are the particular colors for these elements, salts in the flame, और इससे हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये जो फ्लेम कलरेशंस है ये क्यों है, ये क्यों आपको मिल रहे हैं? एल्कली मेटल्स फ्लेम में कलर क्यों देता है स्पेसिफिक, और उससे हम उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है, द रीजन इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, आप सभी को पता है कि ये जो एल्कली मेटल्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और बहुत आसानी से, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो लास्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बहुत कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन को इनके हायर एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट करा देती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस एनर्जी को लेकर विजिबल एनर्जी, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम की एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिट हो जाता है, और जब ये अपने हायर एनर्जी लेवल पे होता है तो अनस्टेबल है, वापस जब अपनी लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो रेडिएशंस जो है कॉम्प्लीमेंट्री रेडिएशंस बोल सकते हैं, या रेडिएशंस को एमिट करता है, और ये जो रेडिएशंस ये एमिट करता है ये इसके कलर होता है।
मतलब यही कलर फ्लेम में दिखाई देता है। और ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं ये विजिबल रीजन की रेडिएशंस हैं, यानी विबग्योर रेडिएशंस। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको पूरा समझें तो ये सारे एलिमेंट्स, इनके सॉल्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम, बंसन बर्नर के फ्लेम को। और क्यों देते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में सभी के एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी लगती है, या तो बाहर निकलने के लिए, एक्साइट होने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत कम है और कम एनर्जी पे ही इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, विजिबल एनर्जीज को लेकर, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेकर अपने हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट होते हैं, तो ये जब वापस अपनी लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो जो रेडिएशंस को ये एमिट करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री रेडिएशंस ये निकालते हैं, वही इनका कलर होता है। और ये जो रेडिएशंस ये एमिट करते हैं ये विजिबल रीजन में है, 400 to 700 नैनोमीटर्स की रेंज में, और विबग्योर की रेंज में है, इसीलिए आपको कलर दिखाई देता है। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ देयर वेरी लेस और वेरी लो आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, अब आपको ये याद रखना है, ऑब्वियसली आपको याद रखना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो कैसे इसको याद रखें, कलर व्हील बनाते हैं इसके लिए। सो नाउ व्हाट इज द कलर व्हील, लेट मी टेल यू। एक कलर व्हील जो हम बनाएं उसमें ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स में भी हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से अगर आप इसका कलर व्हील बनाएं, ठीक है, एंड राइट द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विजिबल रीजन के। वायलेट, इंडिगो आपको नहीं लिखना है, सो इट इज वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, वायलेट के बाद इंडिगो आपको नहीं लिखना है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हम देखेंगे कि एल्कली और एल्कलाइन में, इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी इंक्लूड कर लेती हूँ और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी हम कलर चार्ट यहीं पे देख लेते हैं। तो रेड में आते हैं लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम रेड कलर की फ्लेम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखने पर। रेड वॉयलेट जो है वो रुबीडियम देता है। जो रेड वॉयलेट फ्लेम है वो रुबीडियम से मिलती है। देन वॉयलेट इज पोटेशियम और हम इसको लाइलैक कलर भी बोलते हैं। फिर ब्लू जो है वो सीजियम का हो रहा है। देन इफ वी गो फॉर ग्रीन, it is of barium. Apple green flame is of barium. Very important question. Apple green flame जो है वो बेरियम का होता है. So it is of barium. Yellow is of sodium. We all know. और एक और चीज़ है कि अगर कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे गैस बर्नर्स हैं, LPG के गैस बर्नर्स, अगर आप देखें कभी उस पर नमक गिर जाए तो वो येलो कलर की फ्लेम के साथ चलता है। तो नमक मतलब क्या? इट्स अ सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम क्लोराइड, और अगर वो गिर जाएगा उस फ्लेम पे तो वो येलो फ्लेम देता है। वो एक जनरल एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस या आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ मैंने सारा ही सभी एलिमेंट्स के कलर आपको कलर व्हील में बता दिए। कैसे? लिथियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो है वो रेड, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देते हैं। रुबीडियम रेड और वॉयलेट, इट इज रुबीडियम्स कलर रेड एंड वॉयलेट। पोटेशियम इज वॉयलेट और लाइलैक कलर की फ्लेम। देन सीजियम इज ब्लू इन कलर। बेरियम इज ग्रीन, एप्पल ग्रीन फ्लेम इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम इज ऑफ बेरियम एंड सोडियम्स फ्लेम इज येलो इन कलर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूरी दोनों एलिमेंट्स, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूँ, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
तो यहाँ इसका कलर है क्रिम्सन रेड, दिस इज येलो, दिस इज वॉयलेट, दिस इज रेड वॉयलेट, दिस इज ब्लू। और ये दोनों फ्लेम में कलरेशन नहीं देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम, दे डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम। स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम इज रेड, स्ट्रोंशियम इज रेड एंड बेरिलियम इज एप्पल ग्रीन कलर ऑफ फ्लेम। तो ये आपको याद रखना है। बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है, अपने ग्रुप में ऊपर टॉप पे है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, एक्साइट कराना डिफिकल्ट है, तो विजिबल रेडिएशंस में ये कलर नहीं देंगे, क्योंकि विजिबल एनर्जी के जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी लेके इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, उसमें कम एनर्जी होती है और उसके कारण इनका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन वहाँ पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं एंड दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स, डेंसिटी मैंने कर दिया था, फ्लेम कलरेशन मैंने अभी बताया। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मैंने आपको बहुत शुरू में जब मैं प्रॉपर्टी बता रही थी एल्कली मेटल्स की, मैंने बताया था ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, कैन बी कट विद अ नाइफ, ये आप सब जानते हैं। सोडियम का पीस अगर आपने देखा होगा तो लेजिंग्स एक्सट्रैक्ट जो हम बनाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, उसमें हम लेजिंग्स एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसमें हमको सोडियम पीस की ज़रूरत होती है। तो सोडियम जो है वो जो बहुत बड़ा सा पीस है, यू कैन कट विद अ नाइफ एंड देन यू विल पुट इट इन अ इग्निशन ट्यूब। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दे आर द सॉफ्ट मेटल्स। अब मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स, है ना। तो अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की तो दे ऑल आर मेटल्स। एल्कली मेटल्स आर मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड दे आर मेटल्स। पर मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी हुई है कि दे आर वेरी हार्ड एंड शाइनी। यहाँ पे ये सॉफ्ट क्यों? तो चलिए देखते हैं कि ये सॉफ्ट क्यों है और कैसे कैसे इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उनका वेरिएशन इस ग्रुप में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो कि इनमें जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, हम एक टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोहेसिव फोर्सेस। फोर्सेस मतलब बाइंडिंग फोर्सेस जो है, कोहेसिव फोर्सेस जो इन मेटल एटम्स को बाइंड करके रखें या जोड़ के रखें और कितने स्ट्रेंथ से जोड़ के रखें, वही इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये है कि आप इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़िए और इनकी स्टेट को चेंज करिए, ठीक है, यही बात है ना। अब इसमें अगर आप देखिए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का वेरिएशन कैसा है और क्यों ये सॉफ्ट मेटल्स हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस इनमें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं आपसे सोडियम और आयरन के कंपैरिजन की बात करूं तो ऑब्वियसली आयरन इज अ वेरी हाई मेल्टिंग सॉलिड मेटल, है ना, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स participated in metallic bonds। अब मेटल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो मेटालिक बॉन्ड्स होंगे और मेटालिक बॉन्ड्स जो हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। तो कैसे डिपेंड करते हैं कि आपको पता है कि इन एलिमेंट्स में, एल्कली मेटल्स में आउटरमोस्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली इज प्रेजेंट। तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है, यही मेटल एटम्स जो हैं अपने इसी इलेक्ट्रॉन को आपस में बाइंडेड करके रखते हैं मेटालिक बॉन्ड से। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटेड इन मेटालिक बॉन्ड्स।
एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है मेटालिक बॉन्ड्स में, जबकि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें जो N-1d है और Ns दोनों ही शेल्स उसके वैलेंस शेल है और दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक बॉन्ड्स में। तो वहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के, जो मेटल एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में बॉन्डिंग से, तो जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके लिए जो इनके मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीकर हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज वीकर मेटालिक बॉन्ड्स दे आर हैविंग वेरी लेस कोहेसिव फोर्सेस एंड दे आर सॉफ्ट मेटल्स। दूसरी चीज, मेटालिक बॉन्ड अगर आपने पढ़ा है तो इसमें एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, दैट इज कर्नल, मेटालिक कर्नल। नाउ व्हाट इज दिस कर्नल? कर्नल इज कि आप पूरे एटम में से सारी चीजों को अलग करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग कर दीजिए। एक मेटल एटम है, न्यूक्लियस है, इनर शेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो, बाकी की जो स्पीशी बचती है उसको हम बोलते हैं कर्नल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अलग करने के बाद जो बचा उसको हमने बोला कर्नल, और ये कर्नल के साइज पे कोहेसिव फोर्सेस डिपेंड करते हैं, और यही आपको उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया दे सकते हैं। अब कैसे होते हैं कि अगर मैं बात करूं लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, तो हमको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि साइज जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। हमने क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अलग कर दिया, और बाकी जो बचा वो हमारा कर्नल है। तो ये जो कर्नल है इसके साइज पे या इसकी चार्ज डेंसिटी पे ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी ऑब्वियसली उतना ज़्यादा जो मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड होंगे और उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्गर मेटल और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। तो चार्ज डेंसिटी की बात होती है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी चार्ज डेंसिटी बताया है। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि ये जो चार्ज है इसकी डेंसिटी ओवर दैट पर्टिकुलर एटम, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्गर चार्ज है। तो छोटे एटम्स है, लिथियम है, बहुत छोटा साइज है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करेगा, मेटालिक बॉन्ड्स को टाइटली होल्ड करेगा, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो सब चीज़ आपको रिलेट करना है। अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तोड़ना डिफिकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, इफ द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस then what? The cohesive forces of the metallic bonds strength increases. Okay, तो अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम इसमें इनके मेटालिक बॉन्ड्स की बात करें तो लिथियम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, और लिथियम का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है बिकॉज ऑफ इट्स हायर चार्ज डेंसिटी, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम पॉजिटिव और लिथियम इज मोर एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स सीजियम। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए। रिएक्शन विद एयर, तो एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रिएक्शन विद एयर, और एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की ही हम बात करेंगे, और इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं ये हम अभी पढ़ते हैं। पर पहले हम देखें
कि सिर्फ एक एलिमेंट है एल्कली मेटल में जो कि लिथियम, और ये लिथियम ही सिर्फ जो है अपनी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करके नाइट्राइड्स में कन्वर्ट होता है। एल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है, बाकी एल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन आप जानते हैं बहुत ही इनर्ट गैस है। पहले तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, और फिर इसके बाद में N3 नेगेटिव आयन जो है वो सिर्फ लिथियम पॉजिटिव स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि लिथियम के पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है। तो क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था हाई चार्ज डेंसिटी, लिथियम जो है छोटा आयन है, इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड्स देता है, सिर्फ अकेला एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड बनाता है। तो रिएक्शन हम देखते हैं, लिथियम प्लस नाइट्रोजन एंड इट गिव्स लिथियम नाइट्राइड। व्हाट इज नाइट्राइड आयन? नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव आयन। बनेगा कैसे? नाइट्रोजन को आप तोड़िए, N में कन्वर्ट होगा, ये N जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और नाइट्राइड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और इसके लिए ही ये सिर्फ लिथियम के साथ में रिएक्ट करता है, क्योंकि लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है, जो पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी है उसकी, वो चार्ज डेंसिटी के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो लिथियम ही सिर्फ नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और ये जो है सिर्फ लिथियम से ही हो सकता है। बाकी एलिमेंट्स जो हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब एक चीज़ देखें कि दो कंडीशंस हैं, वन इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, अगर दो कंडीशंस लगेंगी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक प्रपोर्शन में अगर ऑक्सीजन आप देते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेटिव अमाउंट अगर ऑक्सीजन का है, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो ये सभी नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स कैसे होंगे? Ni2O, Na2O, then K2O, then Rb2O and then CS2O। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये जो है इनके नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। और ये नॉर्मल ऑक्साइड्स कब बनेंगे? जब आप कैलकुलेटिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इनको रिएक्ट करवाएंगे। देखिए, रिएक्टिविटी तो एल्कली मेटल्स की सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है बहुत कम एनर्जी पे, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी पे लूज़ कर देता है तो ये जो है पॉजिटिव आयन बनाता है, और ये किसी के भी साथ रिएक्ट कर देता है, हाइड्रोजन या और भी नॉन मेटल्स जो भी आप ले लें सबके साथ। तो ऑक्सीजन के साथ तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट करेगा ही। जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई आप बढ़ा दें, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? लिथियम तो अभी भी जो है नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाएगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। फिर पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सो दे आर फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड्स। फिर से इसको समझ लें कि एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, सभी नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन देते हैं ऑलमोस्ट। और अगर एयर की बात करें तो वैसे भी इनको केरोसिन या पैराफिन बैग्स में हम रखते हैं कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। अगर एयर की बात करें तो एयर में होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के साथ तो सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और वो ही सिर्फ नाइट्रोजन को, नाइट्राइड को स्टेबलाइज करके कंपाउंड्स नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है।
लेकिन अगर ऑक्साइड बोले तो सभी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर देंगे या स्टोइकियोमेट्रिक प्रपोर्शन में ऑक्सीजन अगर आप देंगे तो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बनेंगे, जो कि Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, सीजियम ऑक्साइड होगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इनको रखा तो इनके प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? ऑक्साइड तो बनते हैं पर Li2O नॉर्मल ऑक्साइड, Na2O2 परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो लिथियम नॉर्मल जो ऑक्साइड बनता है, सोडियम परऑक्साइड्स बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके पीछे भी रीजन है। हर एक कॉन्सेप्ट जो है, जो भी आप रिएक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ रीजन उसके पीछे होगा, तो हम इसको समझें। इसके लिए सिर्फ एक रीजन है और वो रीजन है स्टेबलाइजेशन ऑफ केटायंस बाय एनायंस और स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज केटायंस बाय लार्ज एनायंस। ये इसके पीछे का फंडामेंटल है, तो इसको समझिए। देखिए, नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लार्ज cations stabilizes large anions. So large cations can only be stabilized by the large anions, or large anions can be stabilized by large cations. Lithium positive is the smallest one. आप सभी को पता है कि lithium positive smallest है। अब जब भी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये अपना ऑक्साइड बनाता है। तो लिथियम जब भी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, छोटा आयन है, बहुत ही छोटा। ऑक्साइड इज द स्मॉलेस्ट वन इन ऑल द ऑक्सीजन एनायंस। ठीक है, तो लिथियम पॉजिटिव इस छोटे, क्योंकि ये भी स्मॉल केटायन है, स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करेगा और नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन, तो सोडियम लिथियम से बड़ा है और ये जो इसका साइज में इंक्रीमेंट हुआ है या ये जो साइज बड़ा है, अब ये ऑक्साइड को उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आपने लिया है तो फिर ये परऑक्साइड जो है उसके साथ में रिएक्शन देगा। और परऑक्साइड्स क्या होते हैं? O2 negative and they are forming Na2। ठीक है, Na पॉजिटिव परऑक्साइड आयन के साथ में अपने को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि अब इसका साइज बड़ा है। साइज कैसे बड़ा हो गया भाई? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव था, एक ऑक्सीजन लिया, क्या बना दिया? O2 2 नेगेटिव एंड दिस इज परऑक्साइड। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव था, ऑक्साइड आयन सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी और सबसे छोटा, लेकिन फिर एक ऑक्सीजन को लेके परऑक्साइड बनाया और अब ये जो है बड़े केटायन के साथ में, जैसे कि सोडियम है, स्टेबलाइज हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके साथ में परऑक्साइड नहीं स्टेबलाइज होगा, इनके साथ में सुपर ऑक्साइड स्टेबलाइज होगा। नाउ व्हाट आर सुपर ऑक्साइड्स? सुपर ऑक्साइड्स आर O2 नेगेटिव आयंस। दीज आर सुपर ऑक्साइड्स। सो O2 नेगेटिव के साथ में ये स्टेबलाइज होंगे और आप सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे, लाइक KO2, RbO2 एंड सीजियम ऑक्साइड। सो दीज आर सुपर ऑक्साइड्स। और ये कैसे बनेगा? इसका साइज क्यों ज्यादा बड़ा है? बड़े आयंस स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज एनायंस, और इसका साइज अब कैसे बड़ा है? ये जो O2 नेगेटिव था परऑक्साइड में, इसमें हमने, अगर मैं बोलूं कि और ऑक्सीजन को ऐड किया, O2 को और ऐड किया, तो ये जो है वो बनाएगा O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। मतलब ये जो है ऑक्सीजन को ले
जिसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। इसका साइज ज़्यादा है, इसके साइज से इसका साइज ज़्यादा है, इसके साइज से, मतलब ऑक्साइड सबसे छोटा, फिर पेरोक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड सबसे बड़ा। तो ये सुपर ऑक्साइड जो है, या हम इसको ऐसे लिख दें कि ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के साथ में अगर लिमिटेड सप्लाई है तो सभी नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो लार्ज केटायंस लार्ज एनायंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, छोटे केटायंस बड़े एनायंस को इफेक्टिवली स्टेबलाइज नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट टाइप है। लिथियम छोटा है, ऑक्साइड छोटा है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम बड़ा है, पेरोक्साइड बड़ा है, सोडियम पेरोक्साइड्स बनेंगे। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बहुत बड़े हैं और सुपर ऑक्साइड भी ज़्यादा बड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करके सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे को याद है कि जेईई मेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, और इसमें ये एनसीईआरटी में भी है कि KO2 क्या है? इट्स पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको आयनाइज करूँ, सुपर ऑक्साइड है, तो ये हो गया K पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ठीक है। तो O2 नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का तो +1 ही रहेगा, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहेगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, तो ये हो गया -1/2। दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट वन कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज ऑलवेज -1/2, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सुपर ऑक्साइड्स पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बनाते हैं, सोडियम ऑलमोस्ट पेरोक्साइड्स बनाते हैं, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लिथियम सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। और ये जो है आपको याद रखना है कि KO2 यानी सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, इसमें तो एल्कली मेटल की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगी, पर सुपर ऑक्साइड में O2 नेगेटिव में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1/2 है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपर ऑक्साइड्स और पैरामैग्नेटिक नेचर, और कैसे। आपको पता है एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन में 16। 1 ऑक्सीजन is having 8 electron and the 2 oxygen will be having 16 electron and 1 more electron it has taken. तो total number of electrons are 17. अगर 17 total electron है तो पेयरिंग के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं एंड दैट इज रिएक्शन और रिएक्टिविटी विद वाटर। अब रिएक्टिविटी विद वाटर को समझने से पहले हमको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्टिविटी को समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि एक बॉर्न हेबर्स साइकिल है। आप अपने दूसरे यूनिट्स में इसको एलैबोरेटेड स्टडी करेंगे, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब भी कोई मेटल है सॉलिड फॉर्म में है और इसको आपको गैसियस फॉर्म में लाना है, तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो कहलाती है एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम जो बोलते हैं, सब्लिमेशन की एंथैल्पी, या फिर लेटेस्ट एंथैल्पी। ये हम इसके नाम दे सकते हैं कि जब मेटल एटम्स हैं
उनको अलग अलग करके और फिर आप उसको गैशियस में कन्वर्ट करें, तो जो एंथैल्पीज होंगी वो एटमाइजेशन, सब्लिमेशन या लेटेस्ट एंथैल्पी होंगी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है सिर्फ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम में से। तो पहले तो आपको इस एटम को गैशियस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो जो हमने सॉलिड था एक्सक्यूज मी, जो सॉलिड एटम था उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया, सब्लिमेशन दिया या लेटेस्ट एंथैल्पी दी, मतलब आपने उसको प्रोवाइड किया और वो गैशियस स्टेट में आया। इसके बाद आप इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर या आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे तो ये मेटल पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को कब रिलीज करेगा? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम में से एनर्जी जब आप आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और गैशियस स्टेट में पॉजिटिव आयन आएगा। और इसके बाद अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये M पॉजिटिव एक्वस में जाएगा और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक मेटल एटम लिया उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया उसको पानी में भी डाल दिया, ये नहीं। आपको पहले मेटल एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा, उसके लिए जो एनर्जीज लगेंगी उसके बाद में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकें। उसके बाद आप उसको अगर पानी में डालते हैं, एक्वस स्टेट में लाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज द एनर्जी रिलीज, दीज टू आर द एनर्जी यूज्ड। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है हाइड्रेशन की एंथैल्पी। अब रिएक्टिविटी के लिए हम जो बात करते हैं वो दो फैक्टर्स हैं, एक होता है काइनेटिक फैक्टर और एक होता है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। सो व्हाट इज काइनेटिक फैक्टर? ये डिटरमाइन करता है, काइनेटिक फैक्टर डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन को बताता है। थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, तो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये तीनों एनर्जीज का सम टोटल, मतलब ये एनर्जी एटम को देनी पड़ेगी, ये एनर्जी इस एटम को देनी पड़ेगी, ये दोनों देने वाली एनर्जी है रिलीज एनर्जी, इनका सम टोटल ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द प्रोसेस को बताएगा। जबकि रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कौन कितना जल्दी जाके रिएक्ट कर रहा है, वो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन बताता है। और ये काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन जो है इस लेटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। और लेटिस एंथैल्पी क्या है कि मेटल एटम जो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, ठीक है, अभी मैंने पिछले बार आपको बताया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं उनको आप वो जो है उतनी जल्दी टूट के या इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उतना जल्दी रिएक्शन नहीं देंगे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी, अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि रिएक्टिविटी रेट इज दिस, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। व्हाई इट इज सो? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, reactivity increases down the group because the lattice enthalpy या lattice energy decreases down the group। ये आप हमेशा याद रखिए। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी मतलब लेटिस एंथैल्पी जो है वो कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, लेटिस एंथैल्पी कम होगी, एंड द काइनेटिक्स डिपेंड्स ऑन दिस रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी कितनी जल्दी है। बाकी हम थर्मोडायनेमिक ऑफ द रिएक्शन में देखेंगे कि जो हीट एनर्जी लग रही है या रिलीज हो रही है वो जो है इस पूरे प्रोसेस को गवर्न करेगी। यहाँ पे रिएक्टिविटी के लिए काइनेटिक रेट ऑफ द रिएक्शन, और ये सिर्फ लेटिस एंथैल्पी जो है वो गवर्न करेगी। डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, लेटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है और रिएक्टिविटी बढ़ती है। सो व्हाट वी कैन राइट? रिएक्टिविटी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज एनर्जी। तो हम रिएक्टिविटी विथ वाटर देखें। रिएक्टिविटी विथ वाटर तो these मेटल एटम्स वाटर के साथ में आप सबको पता है हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और ये जो है M पॉजिटिव, OH नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो सभी एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 2 लिखूँ तो बैलेंस करें, तो M जो है वो M पॉजिटिव या OH 2OH नेगेटिव, 2M पॉजिटिव 2OH नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। अब लिथियम जो है सबसे हल्का एलिमेंट है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करेगा पानी पे तो जो है बहुत एपरेंट रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देख लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रीडियम, सीजियम। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, सीजियम सबसे जल्दी फास्ट रिएक्टिव होता है, तो लिथियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, और लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है, इतनी एपरेंट रिएक्शन नहीं देगा। बाकी जो ये एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और ये वाटर के साथ में हाइड्रोक्साइड्स जल्दी बनाएंगे। लिथियम जो है वो हल्का होने के कारण भी फ्लोट करेगा। बाकी एलिमेंट्स भी फ्लोट करते हैं, पर वो इसलिए नहीं कि वो पानी से हल्के हैं, इसीलिए वो इसलिए फ्लोट करते हैं कि जो हाइड्रोजन निकलता है वो इन मेटल एटम्स पे चिपक जाता है और लाइटर करके इसके बबल्स जो हैं हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो इन मेटल एटम्स पे चिपक के इसको लाइट्स बना के ऊपर ले आते हैं। सो दिस इज ऑल द रिएक्टिविटी विथ वाटर, कि वो हाइड्रोक्साइड्स के साथ में वाटर के साथ में हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। रिएक्शन कभी वायलेंट भी हो सकता है, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एंथैल्पी व्हिच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इट इज अ काइनेटिक फैक्टर, और हाइड्रोक्साइड्स बनाने के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है।